बांग्लादेश में आम चुनावों की तारीख करीब आ रही है। अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं पर जुल्म की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और जघन्य भी होती जा रही हैं। यहाँ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की नई लहर में 24 घंटे के भीतर 2 लोगों की हत्या हुई है। सोमवार रात दुकानदार शरद चक्रवर्ती मणि और पत्रकार राणा प्रताप बैरागी का मर्डर हुआ। शरद मणि पर नरसिंहगी के बाजार में हमला किया गया। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। शरद मणि कई साल साउथ कोरिया में काम करने के बाद कुछ समय पहले वापस बांग्लादेश लौटे थे। तो 45 साल के राणा प्रताप कारोबारी के साथ साथ यहाँ के एक अखबार बीडी खबर के कार्यकारी संपादक थे। उन्हें जशोर के कोपलिया बाजार इलाके में हमलावरों ने पहले सिर पर गोली मारी और फिर गला भी रेत दिया। बांग्लादेश में पिछले 19 दिनों में 6 हिंदुओं की जान भीड़ ने ली है। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र की हत्या हुई थी। फिर 24 दिसंबर को अमृत मंडल का मर्डर हुआ। 29 दिसंबर को ब्रजेंद्र विश्वास को बड़ी बेरहमी से मारा गया। तो फिर साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को खोकेन चंद्र दास को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। अस्पताल में इलाज के दौरान खोकेन की मौत हो गई थी। और अब राणा प्रताप और शरद मणि चक्रवर्ती, ये 2 नाम और इस लिस्ट में जुड़ गए। यानी महज 3 हफ्ते के भीतर 6 हिंदुओं की, 6 अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की हैवानियत यहीं पर खत्म नहीं हुई। तस्वीरें बांग्लादेश के झेंदी जिले से आपके सामने हैं। यहाँ पर एक हिंदू विधवा के साथ दरिंदगी की हद पार कर दी गई। आरोपी की शाहीन और हसन ने महिला के घर में घुसकर गैंगरेप किया। पीड़िता को पेड़ से बांधकर जबरन बाल तक काटे और तो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया ताकि हिंदुओं में डर का माहौल बने। अस्पताल ने महिला के साथ यौन हिंसा की पुष्टि कर दी है। ऐसे में सवाल है, आखिरकार बांग्लादेश में ऐसा कब तक होता रहेगा? क्यों हिंदुओं को टारगेट पर लिया जाता है? बांग्लादेश में एक और अल्पसंख्यक की हत्या की खबर है। दूसरी ओर जो हिंदू लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ की संसद में माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, नुमाइंदगी करना चाहते हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। जी हाँ, ये खबर बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली है। हिंदू लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ की संस्थाएं ऐसा करने से उनको रोक रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका की गोपालगंज 3 सीट से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना चुनाव लड़ा करती थी। इस सीट से इस बार हिंदूवादी नेता और वकील गोविंद चंद प्रामाणिक निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे। गोपालगंज की सीट पर 3 लाख वोटर में से 51% हिंदू बताए जाते हैं। बांग्लादेश के चुनाव नियमों के मुताबिक निर्दलीय उम्मीदवार को अपने इलाके के 1% वोटर्स के साइन लेने होते हैं। ये वहां पर मैंडेटरी है। अगर आपको इंडिपेंडेंट लगना है तो अपने वोटर्स के बीच से 1% के आपको हस्ताक्षर लेकर अपना एफिडेविट जमा करना होता है। प्रामाणिक ने 3000 यानी 1% वोटर्स के साइन लाने का ये जो क्राइटेरिया था वो पूरा कर लिया था। बावजूद इसके उनका नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। गोविंद बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत के महासचिव भी हैं। हिंदुओं को संगठन को एक साथ लेकर चलते हैं गोविंद प्रामाणिक का सीधा आरोप है कि जिन वोटर्स ने उनके नॉमिनेशन के लिए साइन किए थे उन वोटर्स पर दबाव बनाया गया, जिस बाद वो पीछे हट गए और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। मेरे साथ जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही गोविंद प्रामाणिक हैं। हिंदुओं को रिप्रेजेंट करना चाहते थे चुनाव लड़कर बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन इनको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसमें पाकिस्तान का भी एक एंगल है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। वही पाकिस्तान जिसने 1971 में बांग्लादेशियों के दिल पर गहरे जख्म दिए थे, लाखों बांग्लाभाषी मुसलमानों की जान ली, अस्मिता को रौंदा और नरसंहार किया। वो बांग्लादेश उसी पाकिस्तान की गोद में आज चुपके से सर रखने जा रहा है। 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद यहां पाकिस्तान का दखल तेजी से बढ़ा है। कई ऐसी चीजें हुई हैं जो बांग्लादेश बनने के बाद पहली बार हुई। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चल रही अंतरिम सरकार में पाकिस्तान के साथ व्यापार, कूटनीतिक संबंध और रक्षा सहयोग को काफी हद तक बढ़ाया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार समेत कई हाई लेवल दौरे हुए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने बांग्लादेशी सैन्य अधिकारियों से मुलाकातें की। खबर यह भी है कि आईएसआई ने ढाका में इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बनाने की कोशिश की है। एक और बांग्लादेश में पाकिस्तान अपने पांव पसारने की कोशिश में है। दूसरी ओर जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी समूह इसका समर्थन कर रहे हैं।
और यही भारत और वहां वाले अल्पसंख्यकों के लिए चिंता की बड़ी वजह है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे कोई भी भारतीय खुश नहीं हो सकता। इस मामले का कूटनीति के साथ साथ कई और तौर तरीके हैं जिससे समाधान निकला जा सकता है, लेकिन पूरे मामले में अब क्रिकेट, जी हां क्रिकेट, सॉफ्ट टारगेट बन गया है। बीते 48 घंटे में जो कदम सरहद के दोनों तरफ से उठे हैं इस खेल को लेकर, उसे देखकर यह लगने लगा है कि बांग्लादेश और भारत की टीमें अब क्रिकेट आपस में हाल फिलहाल में शायद ही खेल पाए, क्योंकि क्रिकेट के नाम पर भी दोनों देश अब ये दिखाने में तुल गए हैं दुनिया के लोगों को कि विरोधी मुल्क में हालात खेलने लायक नहीं बचे हैं, यानी परिस्थितियां माकूल नहीं है। कूटनीति और राजनीति का शिकार खेल, और वो भी क्रिकेट, कैसे हो रहा है वो भी आपको जल्दी से याद दिला देता हूं। आपको याद होगा चक्रव्यूह के इस कार्यक्रम में लगातार हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं, और कल ही मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर ने बीसीसीआई के निर्देशों पर टीम से बाहर कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश की बौखलाहट सामने आई। बांग्लादेश सरकार ने देश के अंदर आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के जितने मैचों का ब्रॉडकास्ट होता है, टेलीकास्ट होता है, उस पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से T20 वर्ल्ड कप के बांग्लादेश के जो मैचेस हैं उनका वेन्यू बदलने की मांग की है। टूर्नामेंट 7 फरवरी से यानी 1 महीने के बाद शुरू होना है। तय कार्यक्रम के मुताबिक बांग्लादेश को अपने सभी ग्रुप स्टेज मैच भारत में खेलने हैं। उसके 4 में से 3 मुकाबले कोलकाता में हैं और 1 मैच मुंबई में शेड्यूल है, और यही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि इन मैचेस को भारत से शिफ्ट कर जो दूसरी को होस्ट कंट्री है श्रीलंका, वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए। बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल में एंट्री के बाद से पहले से ही संगीत सोमसरी के बीजेपी के नेता से लेकर तमाम हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे थे, तो वहीं अब रहमान की छुट्टी के बाद भी ये विवाद थमा नहीं है। ऐसा लगा कि मुस्तफिजुर को भारत आने से रोका गया तो विवाद थम जाएगा, उल्टा विवाद और गहरा गया है, क्योंकि बांग्लादेश ने पलटकर भारत के खिलाफ कदम उठा लिए हैं। इस पूरे मामले पर सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं शशि थरूर, जो कि विदेश मामलों के बहुत बेहतरीन जानकार भी हैं, पूर्व विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उनका कथन सुनिए, और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य वो कैसे व्यू और काउंटर व्यू इस कहानी पर दे रहे हैं वो आपको देखना चाहिए। अच्छा है कि अब बांग्लादेश के खिलाड़ी हमारे देश में नहीं खेलेंगे। उन्होंने लिया था, बाद में वापस कर दिया। भारत की जनता जनार्दन का सम्मान किया है उन्होंने, और होना भी यही चाहिए कि जो लोग हमारे हिंदुओं को जला रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, उन लोगों से हमें क्यों संबंध रखना है। हमारा आपसे संबंध तभी स्थापित होगा जब आप हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी देंगे। I made my view very clear on this from the start. I've argued for some time that sport should be kept apart from politics, or rather that sport should not be made to bear the principal burden of political failures. क्रिकेट को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के इस पहलू से देश की बड़ी आबादी सहमत हो सकती है, तो वहीं थरूर साहब पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक तराजू में तोलने वाली जो रणनीति है बीसीसीआई की, उसकी बड़ी कूटनीतिक गलती इस वक्त बताते हैं। तो वह इसका एक तीसरा पहलू भी है, वह है वीर सांघवी सरी के सीनियर जर्नलिस्ट, जिन्होंने एक लेख लिखा है। वीर सांघवी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है इस लेख को, और वो इस ट्वीट में लिखते हैं कि बांग्लादेशी क्रिकेटरों पर बीसीसीआई का कायरतापूर्ण यू टर्न नफरत की ताकतों के सामने सरेंडर है। इसने भारत की बांग्लादेश नीति को नुकसान पहुंचाया है। खेल निकायों को राजनेताओं द्वारा चलाए जाने की अनुमति देने की यही कीमत हमें चुकानी पड़ती है। वीर सांघवी ने इसे लेकर बाकायदा एक आर्टिकल भी लिखा, जिससे उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। वीर सांघवी लिखते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि उसकी टीम अगले महीने T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी। मतलब भारत बांग्लादेशियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहा, जो हिंदू दक्षिणपंथ से दिख रही नफरत की ओर इशारा करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई बहुत मशहूर है, भय बिन होई न प्रीत, यानी जब विनय या प्रेम से काम ना चले तो कई बार कठोर कदम उठाने आवश्यक हो जाते हैं, कड़ा रुख दिखाना होता है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ कड़े फैसले क्रिकेट के लिए ही होने चाहिए, जैसा कि मुस्तफिजुर रहमान के केस में हुआ? क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में आने से रोककर वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सकता है, या इसके लिए
किसी दूसरी रणनीति की जरूरत है, जिसका जवाब सरकार को जरूर ढूंढना चाहिए। क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव हो चुका है और इसको इस प्रिज्म से देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, खासकर क्रिकेट के मामले में, दो अलग तरह के मुल्क हैं। क्या जो रणनीति इस वक्त अपनाई गई है क्रिकेट के प्रशासकों के द्वारा अपने देश में, क्या वो जायज़ है? इस पर भी अब बहस छिड़ गई है, इस पर पुनर्विचार होने की मांग की जा रही है।